आशुतोष टंडन जी, विभाग के राज्य मंत्री से महेश गुप्ता जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत नगर विकास के सभी अधिकारीगण, आज के इस संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के सभी महापौर, चेयरमैन और पार्षदगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के इस दूसरी लहर में जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सब ने देश की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने में अपना योगदान दिया है, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी महापौर, चेयरमैन और आपके साथ जुड़े हुए सभी अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज हम सबका सौभाग्य है कि नगर निकाय से जुड़े हुए सभी 17 नगर निगम समेत 700 नगर निकायों के चेयरमैन और 12,000 से अधिक वार्डों के पार्षदों को आदरणीय राज्यपाल महोदय का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी मजबूती के साथ लड़ा और परिणाम भी हमारे सामने है। जो लोग उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त करते थे कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हॉटस्पॉट होगा, सर्वाधिक केस होंगे, सबसे ज्यादा लोगों की मौत होगी, और उत्तर प्रदेश सफलतापूर्वक अपने आप को बचाने में सफल रहा। आज प्रदेश के अंदर मात्र 1200 पॉजिटिव केस आए हैं और प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या मात्र 25,500 रह गई है। इसके बारे में दुनिया के विशेषज्ञों का मानना था कि ये केस जो आज हमारे पास केवल 1200 आए हैं, इनके बारे में लोगों का कहना था ये प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा आएंगे। 25,000 से कम एक्टिव केस, इसके बारे में आशंका थी कि मई के अंत में इनकी संख्या 30 लाख से ज्यादा होगी। लेकिन आप सबके सहयोग से जो एक सामूहिक प्रयास प्रदेश के अंदर हुआ, उसका एक बेहतर परिणाम हमारे सामने है और इसलिए मैं आप सबका इस सामूहिक प्रयास में टीम भावना के साथ काम करने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये महामारी है, हमें इसको कम करके आंकने की भूल नहीं करनी होगी। ये सामान्य फ्लू भी नहीं है और इसलिए महामारी किस स्तर पर और कैसे फिर से चपेटे में एक बड़ी आबादी को ले सकती है, थोड़ी भी लापरवाही इस महामारी की चपेट में एक बड़ी आबादी को ला सकती है। इसलिए अत्यंत सतर्कता के साथ हम सबको कार्य करना होगा और इसमें आज जो नगर निकाय से जुड़े हुए आप सभी प्रतिनिधियों के साथ जो संवाद का कार्यक्रम बन रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य भी है, हम समय समय पर इसके बारे में शासन स्तर पर आवश्यक सुझाव और निर्देश भी जारी करते थे। लेकिन अब जो थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है, यह थर्ड वेव की आशंका ऐसे समय में व्यक्त की जा रही है जब बरसात का समय होगा और बरसात के समय में कोरोना के साथ साथ अगर जो तमाम प्रकार की बरसात में होने वाली संक्रामक बीमारियां और विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां एक साथ होने लग जाएंगी तो स्थिति अत्यंत भयावह हो सकती है। इसलिए अभी से बिना डरे बिना झुके हमें इस महामारी के साथ साथ बरसात के कारण होने वाली किसी भी अन्य संक्रामक बीमारी की रोकथाम करने के लिए अभी से कदम उठाने पड़ेंगे। और इसके लिए जो सबसे पहला मंत्र है, जिस पर हम पहले दिन से कह रहे हैं, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग। हर नगर निकाय में
पहले प्रतिदिन 2 बार कम से कम स्वच्छता का कार्यक्रम चले। स्वच्छता का कार्यक्रम और स्वच्छता का कार्यक्रम चलने के साथ साथ अच्छा होगा कि हम मोहल्ला समितियां बनाए, लोगों को भी प्रेरित करें, खासतौर पर इस बात को लेकर के कि वे अपने घर के कूड़े को घर के बाहर नाली में न डालें। हमें मोहल्ले मोहल्ले में, वार्ड वार्ड में पार्षद के नेतृत्व में मोहल्ला समिति बना करके लोगों को इस बारे में जागरूक करना पड़ेगा कि वे लोग हर एक व्यक्ति की आदत का हिस्सा बनाएं कि जब सफाई करने वाला व्यक्ति आए उसी समय कूड़ा या तो उसके पास डालें या कूड़ादान में ही कूड़ा डालें। सड़क पे न फेंकें, नाली में न फेंकें, गंदगी न करें, इन सभी चीजों के बारे में, और नियमित सफाई। दूसरा, सफाई करने के साथ ही हम इस चीज को भी देखें कि कूड़े का प्रॉपर निस्तारण भी हो जाए। अक्सर होता है, सफाई तो होती है, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, फिर सफाई कर्मी चले जाते हैं, कूड़ा उठाया नहीं जाता है, वह कूड़ा फिर नाली में गिरता है, फिर वो इधर उधर छितर बितर होता है, फिर पूरा मोहल्ला गंदा दिखने लगता है। ऐसे ही प्रतिदिन अगर हम उठा करके हर एक नगर निगम, छोटा हो बड़ा नगर निगम हो, नगर पालिका परिषद हो, नगर पालिका हो, इन सभी को चाहिए कि प्रतिदिन कूड़े को पहले सफाई की, फिर कूड़े की उचित निस्तारण की व्यवस्था करें। दूसरा, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई। हम सफाई के तुरंत बाद सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करेंगे, उसका लाभ होगा। और सायकाल फॉगिंग अगर सप्ताह में 2 दिन 3 दिन भी हर मोहल्ले में हो जाता है, इसका भारी लाभ होगा। इस समय तो कोरोना से बचाएगा। और याद रखना, उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस से बहुत मौतें होती थी। सरकार के प्रयास से उसमें नियंत्रण हुआ है, लेकिन हमें फिर भी सतर्क रहना पड़ेगा। अगर हम मध्य के क्षेत्र में, बरेली और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो वहां पे मलेरिया के मामले आज भी देखने को मिलते हैं। हम पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में चिकनगुनिया के मामले देखने को मिलते हैं। पूरब के काश वाराणसी और उसके आस मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां कालाजार के मामले देखने को मिलते हैं। बुंदेलखंड में भी चिकनगुनिया से जुड़े हुए तमाम ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, जो कभी कभी व्यक्ति को, जब भी कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आता है तो वह उसके लिए असह्य पीड़ा होने लगती है उसे। इसलिए सावधानी पूर्वक हम इन बीमारियों को आने से रोक सकते हैं, और इसलिए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग पर विशेष ध्यान देना। जल जमाव बरसात में न हो, इसी अभी से नाला है, नाली है, इन्हें डिसिल्टिंग करना, जितना भी सिल्ट निकले उसको तत्काल वहां से हटा करके प्रॉपर निस्तारण उसकी करवा देना। अक्सर होता नाली की सफाई तो होती है, लेकिन जो सिल्ट होता है साइड में रख दिया जाता है, बाद में वो फिर उसी नाली में गिर जाता है, तो सफाई का कोई मतलब नहीं होता। अभी से अगर आप इसकी व्यवस्था करेंगे, प्लास्टिक को, थर्माकोल को सरकार ने बैन कर रखा है। अगर आप भी अपने नगर निकाय में प्लास्टिक, थर्माकोल, इन सभी को प्रतिबंधित कर दें, इनसे जुड़े इनसे बने हुए बैग, इनसे बने हुए कप, प्लेट, ग्लास, ये जितने भी हैं, अगर इनको आप पहले से रोक देंगे तो स्वाभाविक रूप से नाली आधी से सफाई स्वयं हो जाएगी। तो इस सफाई, स्वच्छता पर अगर हम ध्यान दे देंगे तो एक सबसे बड़ा कार्य तो ये आपका सबसे पहला काम हो सकता है। कोरोना से भी बचाव होगा, आपका नगर सफाई भी दिखाई देगा, और बरसात में आसन्न उन तमाम चुनौतियों को, जो इंसेफ्लाइटिस को लेकर, मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया, अन्य तमाम प्रकार की विषाणु जनित या जल जनित बीमारियां, डायरिया आदि के कारण भी जो तमाम प्रकार के लोग चपेट में आते हैं, उससे मौतें होती, इनको रोकने में नगर निकाय बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। दूसरा, हमें ये देखना होगा कि हम लोगों ने हर एक जनपद में, हर नगर निकाय में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी, वार्ड स्तर पर,
नगर पालिका परिषद स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर निगरानी समितियों के गठन की कार्रवाई की थी। जहां पे निगरानी समितियां काम कर रही थी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे बीच में आपने देखा होगा, तमाम लोग, अगर उनके परिवार का कोई सदस्य की दुखद मौत हो गई तो उनका अंतिम संस्कार करने की बजाय बॉडी को, मृत शरीर को नदी में प्रवाहित कर देते थे। यह अच्छी स्थिति नहीं है। कभी किसी ने परंपरा के रूप में अपनाया होगा, उसके कुछ नियम रहे होंगे, लेकिन आज इतनी भारी आबादी हो चुकी है, हम लोग उन लोगों को समझाएं ऐसा न करें। दूसरा, अगर कोई ऐसा परिवार है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीबी के कारण या अन्य कारणों से नहीं कर पा रहा है, तो मोहल्ले की समिति जो पार्षद की अध्यक्षता में है, वह इस बात को सुनिश्चित करें कि नगर निकाय उस परिवार को 5,000 रुपए दे। वह परिवार या तो अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न करें जिस भी परंपरा को मानने वाला है, नदी में प्रवाहित न हो। और अगर नगर निकाय वह व्यक्ति इस स्थिति में भी नहीं कि अंतिम संस्कार कर सके, तो नगर निगम या वह मोहल्ले की समिति ही प्रशासन के सहयोग से मृतक का अंतिम संस्कार की कार्रवाई उसकी परंपरा के अनुसार संपन्न करवाएं। यह व्यवस्था हम लोगों ने 1 वर्ष पहले से ही बना दी थी, हमें केवल उसको लागू करवाना है। हमें यह भी देखना होगा कि प्रत्येक नगर निकाय से सटे हुए किसी ऐसे स्थल पर जहां पे लोगों को बहुत दिक्कत न हो, अंत्येष्टि स्थल, सौदागृह या फिर कब्रिस्तान की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, उसमें भी रहनी चाहिए। कहीं भी गंदगी ना दिखे। अगर हम इन सब बातों को ध्यान दे दें, आप देखेंगे वहां पे अपने आप एक सुधार दिखाई देगा और उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। हमें अक्सर जितने भी हमारे नगर निगम हैं, नगर निकाय हैं, हमें कुछ नयापन वहां पे करना पड़ेगा। जैसे भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 10 नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। 5 लाख की आबादी के ऊपर के नगर निकायों को, 60 ऐसे नगर निकायों को अमृत योजना के अंतर्गत भी चयन किया। जो भी नगर निगम या नगर निकाय स्मार्ट सिटी या अमृत योजना के अंतर्गत चयनित हैं, वे समयबद्ध ढंग से अपने कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा दें। हमें अपने नगर निकाय की आय से भी, कैसे हम अपने नगर निकाय की आय को बढ़ा सकें, इस पर चेयरमैन, पार्षदगण, उस नगर निकाय के ईओ, अधिशासी अधिकारी, ये सभी लोग मिलकर के एक व्यवस्था बनाएं, एक निश्चित इनकम उस नगर निकाय की बने। और फिर वहां पर जैसे हम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हर नगर निगम में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, आप भी अपने नगर निकाय के अंतर्गत छोटा सा बना सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी से पूरा सिटी आच्छादित होगा। ये 2 काम करेगा। उस नगर निकाय की ट्रैफिक की व्यवस्था को तो व्यवस्थित करने में योगदान देगा ही, लेकिन नगर निकाय की सुरक्षा में भी योगदान देगा। आप लोकल पुलिस से मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर के इस कार्य को करेंगे, मुझे लगता है एक परिवर्तन दिखाई देगा। आप लोगों को कह सकते हैं कि देखिए हमारी नगर निकाय में आईटीएमएस है, हमारी नगर निकाय में हम लोग ट्रैफिक के मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी के माध्यम से नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे यहां पर इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग नगर निकाय को सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं अगर कभी उत्तर प्रदेश के अंदर घटित होती हैं, उनके अनावरण में हमें जो सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो सीसीटीवी फुटेज से मिलती है। और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम लोग अपराधी तक पहुंचने में सफल होते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हमें सफलता प्राप्त होती है। अगर आप अपने नगर निकायों में भी इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम चलाएं, इसमें नगर निकाय, इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तीनों मिलकर के भी इस कार्यक्रम को आगे चला सकते हैं। हर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, पेट्रोल पंप में,
वित्तीय संस्थान, बैंक है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, इन सभी से भी हम कह सकते हैं कि वे लोग अपने यहां सीसीटीवी के कैमरे लगाएं और उसकी फुटेज को वहां पर उपलब्ध करवाएं, जो आपका एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनेगा, जिसको आप इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं। एक व्यवस्थित स्वरूप दे सकता, कम खर्चे में जन सहभागिता के माध्यम से उस प्रकार का एक बेहतर उदाहरण आपके यहां एक खड़ा हो सकता है। निराश्रित गौवंश नगर निकायों की एक समस्या होती है। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किया, नगर निकाय ने भी किया। समाज को चाहिए, हम समाज को जागरूक करके अगर नगर निकाय से जुड़े हुए लोगों को हम कह सकें कि हर परिवार एक गाय को गोद ले, और एक गाय को गोद लेने का मतलब साल भर में उसका मिनिमम कुछ एक पैसा तय कर लीजिए। एक साल में 300 या 500 रुपया वो परिवार देगा, उसके नाम पे वो गाय रहेगी, और उस गाय को उसके नाम पर हम उसका लालन पालन करेंगे। गाय केवल भूसा ही नहीं खाएगी, गाय के लिए आपको हरा चारा भी व्यवस्था करना पड़ेगा, गाय के लिए कुछ अच्छे चौकर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तब वो हष्ट-पुष्ट रहेगी। अन्यथा कमजोर होगी तो फिर उसका भी पाप हमारे ऊपर लगेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि गाय को सड़क पे न घूमने दें, बछड़ों को सड़क पे न घूमने दें, बल्कि उनके लिए जो गौ आश्रय स्थल बनाए गए हैं वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था, वहां पे उनके उपचार की व्यवस्था, वहां पर उनके खाने की व्यवस्था, वहां पर पानी पीने की व्यवस्था, गर्मी से सर्दी से बचाव की व्यवस्था भी हमें प्रॉपर रूप से वहां करनी पड़ेगी। और इसके लिए अच्छा होगा कुछ ऐसे लोगों को हम उस व्यवस्था के साथ जोड़ें जो सरकार के साथ साथ स्वयं भी इस मामले में कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे, तो नगर निकाय एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। हर एक नगर निकाय अपने यहां कुछ व्यवस्था बनाए, खासतौर पर जैसे स्मार्ट सिटी के अंदर कोई एक सड़क को हम लोग लेते हैं स्मार्ट रोड के रूप में, ऐसे ही हर नगर निकाय के अंदर हर वर्ष पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है। कुछ ऐसा कार्य करिए जो उदाहरण बने, लोगों के लिए दर्शनीय बने, लोगों के लिए प्रेरणादायी बने। उन कार्यक्रमों के साथ आपका नगर निकाय जुड़े और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, लगभग 700 के आसपास आप सभी महापौर और चेयरमैन गण हैं और 12,000 के आसपास पार्षद गण हैं। आपके प्रत्येक के नगर निकाय में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित या तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या सब सेंटर हैं, या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थित है। और मेरा आप सबसे अपील होगा कि आप एक एक सेंटर को गोद लें। गोद लेने का मतलब आपको अपना बोर्ड नहीं लगाना है। गोद लेने का मतलब कम से कम महीने में 2 से 3 बार वहां का विजिट करना, वहां की साफ सफाई को देखना है कि नहीं है, या तो विभाग से, नहीं तो अपने नगर निकाय के साथ जोड़ करके वहां साफ सफाई की व्यवस्था देखना, वहां की कनेक्टिविटी को ठीक करना, सड़क ठीक हो, जल निकासी ठीक हो, वहां जल जमाव न हो, भवन के ऊपर कोई भी पेड़ पौधे न उगे हुए हों, गंदगी न दिखाई दे, भवन के अंदर जाले न लगे हों, वहां पर डॉक्टर नियमित रूप से आते हैं नहीं आते हैं, इसके बारे में जानकारी रखना, सीएमओ को और जिलाधिकारी को इसकी सूचना देना। वहां पर पैरामेडिक्स और जितने भी नर्सिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, दाई आदि होंगी, टेक्नीशियन होंगे, इनके बारे में जानकारी लेकर के बहुत सद्भावना के साथ, सद्व्यवहार के साथ उनके साथ चर्चा करना, वे लोग कार्य कर सकें इसके लिए प्रेरित करना। कोरोना में बहुत अच्छा काम स्वास्थ्य कर्मियों ने किया, कोरोना वॉरियर्स ने किया, जो आपके नगर निकाय के स्वास्थ्य कर्मी हैं या नगर निकाय से जुड़े हुए स्वच्छता कर्मी हैं, बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। और ये हमें उन लोगों को प्रेरित करना होगा, बताना पड़ेगा कि कैसे वे लोग सामान्य दिनों में भी अच्छा काम कर सकते हैं। उस नगर हेल्थ पोस्ट का या सब सेंटर का या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सफाई, रंगाई पुताई को साल भर में 1-2 बार करवा देना, सामान्य जिस दिन छुट्टी हो उस दिन करवाने की व्यवस्था करना। वहां पे उपकरण रखे हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए सीएमओ और जिलाधिकारी से कहना
अगर किसी दानदाता के माध्यम से वहां पे कुछ उपकरण आप उपलब्ध करवा सकते हैं जिसकी नितांत आवश्यकता है, उसमें सहयोगी बनना। ये कुछ कार्य इस प्रकार के होंगे, कम खर्चे में आप एक अच्छी व्यवस्था अपने नगर निकाय के लोगों को दे सकते हैं। और एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा ये दायित्व बनता है, हम ये कार्य करके दिखाएं वहां पे। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था के साथ अगर जुड़ेंगे, मैं चाहूंगा कि अपने नगर निकाय के, अपने नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी को और विभाग के अपर मुख्य सचिव को आप उसकी सूची जरूर बना के भेजें कि कौन सा आपने स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोद लिया है, और हर महीने की रिपोर्ट भी उसकी करें, क्या क्या इसमें आप कर रहे हैं। हम इसका एक पोर्टल भी बना रहे हैं, क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, कैसे वहां पे कार्य हो रहा है। देखिए, स्वस्थ रहना हर व्यक्ति का नैतिक अधिकार है, और एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा यह दायित्व बनता है कि हम हर नागरिक को स्वस्थ होने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था दें। और इसमें आपको जोड़ने के लिए, आह्वान करने के लिए आज मैं विशेष रूप से आपके साथ जुड़ रहा हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राज्यपाल महोदय का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी नगर निकाय से जुड़े हुए हमारे जागरूक प्रतिनिधियों ने कोरोना की सेकेंड वेव में भी मजबूती के साथ लड़ते हुए इस पूरी वेब को नियंत्रित करने में जो योगदान दिया है, उसके लिए हम सब, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि हम लोगों को जागरूक निरंतर करते रहें। कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, हमने उसको अभी कुछ हद तक नियंत्रित किया है। छोटी छोटी लापरवाही, भीड़ न होने दे कहीं भी। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करवाएं। बिना मास्क के कोई घर के बाहर न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी के लोग घरों में रहें। हम लोगों को टेस्ट करने के लिए और वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। अगर ये सभी कार्यक्रम हम कर सकेंगे तो हम लोग कोरोना को पूरी मजबूती के साथ रोकने में हमें मदद मिलेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर कोरोना के खिलाफ जिस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है, पहली लहर पर देश ने विजय प्राप्त की, सेकंड लहर पर विजय प्राप्त करने के नजदीक है, और थर्ड वेव को आने के पहले ही हम नियंत्रित करने में सफल हो पाएंगे। इसमें टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए। यही अपील आप सबसे करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कोई दिक्कत तो नहीं है, दर्द तो नहीं हो रहा है, बहुत सुंदर आराम से होगा ना। रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जितना मत करिए उनका भी होगा, ठीक है ना। आपने ले लिया वैक्सीन, आप लोगों ने ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, आपने ले लिया। ये सभी जगह खाली जगह जो हमको बैठने की व्यवस्था करा दो, लाइन लगाने की। ठीक है, आजा बेटा, आ जाओ सर के पास जाओ। वैक्सीन लिया, वैक्सीन लिया अभी नहीं। कितने साल, 50 साल की दिखाई दे रही है, क्या उम्र है? 10 साल, और इनकी तो 25 साल के दिखाई दे रही है। क्या उम्र है जी? सर आगे बुला लीजिए, अपने पास बुला लीजिए, थोड़ा सा इन लोगों को अच्छा पड़ रहा जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर।
हाँ सर 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 यही से कमल लगा है ना। मित्रों, कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई एक निर्णायक स्थिति में आ गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा कवर देने के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चला है, हम सब जानते हैं कि अब तक पूरे देश में 21 करोड़ से अधिक लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर राज्य को उसकी आवश्यकता के अनुरूप वैक्सीन उपलब्ध करवाने का कार्य भारत सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,83,00,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन दिया है। अकेले जून महीने में हम लोगों का लक्ष्य है कि हम 90 से 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देंगे। आज 1 जून है। 18 से 44 वर्ष की उम्र के सभी युवाओं को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक विशेष अभियान चल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने 2100 बूथ पूरे प्रदेश में स्थापित किए हैं। 45 प्लस के 3000 से अधिक बूथ पूरे प्रदेश में हमारे संचालित हो रहे हैं। आज जो अभियान हम लोगों ने स्पेशल चलाया है, इसमें सभी 75 जनपदों में न्यायिक अधिकारियों और मीडिया के लिए तो स्पेशल बूथ बनाए गए हैं, लेकिन साथ साथ प्रदेश में 12 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों के अभिभावकों के लिए भी अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। ऐसे 200 से अधिक बूथ प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित किए गए हैं, जिससे जो थर्ड वेव की आशंका है, उस थर्ड वेव की आशंका के पहले हम लोग प्रदेश के अंदर 12 वर्ष की छोटी उम्र के सभी बच्चों के अभिभावकों को एक कोरोना से सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीन उपलब्ध करवा सकें। ये संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी। 15 जून के बाद हम लोगों ने एक व्यवस्था और की है। जैसे हम लोगों ने हर जनपद में अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए हैं, वैसे ही राज्य कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए भी कुछ बूथ स्पेशली स्थापित किए गए हैं। और 15 जून के बाद स्ट्रीट वेंडर, दूध बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले या जिनका सीधे आम जनमानस के साथ सीधे संबंध है तो होता है, संवाद होता है, उन सभी लोगों को भी हम लोग स्पेशल बूथ के माध्यम से वैक्सीनेट करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। कोरोना की सेकेंड वेव को प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। विगत 24 घंटे के अंदर मात्र 1430 मामले उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड पॉजिटिव के आए हैं। प्रदेश के अंदर अब
एक्टिव केसेस की संख्या मात्र 32,000 रह गई है। आज से हम लोगों ने 61 जनपदों में कोरोना कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक छूट दी है और एक व्यवस्था बनाई है कि जिन भी जनपदों में 600 से कम एक्टिव केस होंगे वहां स्वतः कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। ये हर दिन इसकी हम समीक्षा करते हैं, उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाती है। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है, एक कोरोना प्रोटोकॉल के लिए जो बिहेवियर तय किया गया है वह उसका पालन जरूर करें। मास्क और 2 गज की दूरी का पालन। दूसरा, हमारी निगरानी और मोहल्ला समितियां गांव-गांव और मोहल्ले जा रही है। टेस्ट कराने से कोई न भागें, ये सभी टेस्ट फ्री में हैं। तीसरा, वैक्सीन फ्री में है। 18 से 44 वर्ष की उम्र को राज्य सरकार और 45 वर्ष से अधिक की उम्र को केंद्र सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही है। हम वैक्सीन जरूर लें। यह वैक्सीन कोरोना महामारी में एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। धन्यवाद जी। बूथ अध्यक्ष श्री जय सिंह राजपूत जी, मंडल अध्यक्ष महोबा से श्री अनूप सोनी जी, नरेश राजपूत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्तागण और उपस्थित भाइयों बहनों, कोरोना महामारी ने हम सब के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत की हैं और इन चुनौतियों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने और उसकी जीविका को भी बचाने की गंभीर चुनौती पूरे देश के सामने है। मार्च 2020 से ही आप देख रहे होंगे कि पूरे देश का मार्गदर्शन और नेतृत्व देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को कोरोना से बचाने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जो उपाय किए वो हम सबके सामने है। कोरोना के इन दोनों कालखंड के बीच में आपने इस बात को महसूस किया होगा कि भारत जैसे देश में जिसकी आबादी 135 करोड़ की है और 135 करोड़ की इस आबादी के देश में भारत के अंदर कोरोना की आहट होते ही देश के लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा, गरीबों, मजदूरों, किसानों और सामान्य जनमानस को बचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उस समय किए गए कार्यक्रम और उसके उपरांत भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा कवच देने के लिए 2 वैक्सीन देश के अंदर पहली बार विकसित होना, यह अपने आप में नए भारत की तस्वीर है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 7 वर्षों से करते हुए
पूरे देश को एक नई सोच के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बंधुओं, हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, तब विरासत में एक ऐसा भारत मिला था जो अंदर से पूरी तरह जर्जर हो चुका था। आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार चरम पर था। जातीय हिंसा, दंगे ये देश के अंदर आम बात थी। विकास कुछ चंद लोगों तक सीमित रह गया था और देश के अंदर एक प्रकार की अराजकता की सी स्थिति थी, लोगों में अविश्वास की सी स्थिति थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कोई सम्मान नहीं बच पाया था और उन स्थितियों में भारत का नेतृत्व से नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया तो देखते ही देखते उन्होंने इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल करके एक नए भारत के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री बनने के पहले आदरणीय मोदी जी ने जो बातें कही थी, अक्सरशः उसको उसी रूप में लागू करने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का। सबका साथ यानी योजनाएं बनेंगी, उसमें उसकी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं देखी जाएगी। जो भारत का नागरिक है उसे भारत की सुविधाओं को, भारत के संसाधनों को पाने का समान अधिकार है और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के घर में बनाए जाने वाले, हर गरीब के घर में बनाए जाने वाले शौचालय हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को दी जाने वाली रसोई गैस के कनेक्शन हो, या फिर प्रत्येक नागरिक के लिए ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, इसने देश की तकदीर और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया। हर एक व्यक्ति की, हर एक किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में योगदान किया और बुंदेलखंड से ज्यादा सिंचाई के महत्व को और कौन समझ सकता है। हर घर नल की योजना जो बुंदेलखंड में अब लागू की जा रही है, जिसमें हर जनपद में बुंदेलखंड में कार्य प्रारंभ हुआ है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता और प्रत्येक नागरिक के प्रति, उसकी पीड़ा के प्रति उनकी संवेदना को प्रदर्शित करने वाली योजनाएं हैं। एक प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना हो या गांवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, केंद्रीय वित्तीय
आयोग के अधिकतम पैसे का उपयोग ग्राम पंचायतों में किया जा सके और ग्राम पंचायत को विकास की धुरी बनाया जाए, यह सोच भी प्रधानमंत्री मोदी जी की है। गांव में चल रहे विकास के कार्यक्रम, सामुदायिक शौचालय हो, पंचायत भवन और ग्राम सचिवालय के निर्माण का हो, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गांव-गांव को तकनीक से भरपूर करके हर गांव में बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट सखी को बिठाने का कार्यक्रम हो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का परिणाम है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी जो कार्य हुआ है, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स, एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, इस परिकल्पना को साकार किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाईवे का निर्माण भी बृहद स्तर पर हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देश की अर्थव्यवस्था को एक नई जान फूंकने और हरेक नागरिक को रोजगार के साथ साथ उसके जीवन में व्यापक बदलाव के माध्यम बनने वाले हैं। इस पर फोकस किया गया। स्वास्थ्य सुविधाओं में अभूतपूर्व वृद्धि की गई। कोई सोचता था कि मेडिकल कॉलेज इतने बनेंगे? जिन लोगों ने देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया, इस देश को मात्र एक एम्स उन्होंने दिया। मोदी जी ने विगत 7 वर्ष के अंदर देश को 22 नए एम्स दिए, 300 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस दिए। उत्तर प्रदेश की बात मैं अगर कहूं, उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर के 2014 तक एक भी एम्स नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में 2-2 एम्स बन रहे हैं। एम्स के समकक्ष एक नया संस्थान काशी में बन रहा है। 1947 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। आज उत्तर प्रदेश में विगत 4 वर्ष के दौरान हम लोगों के द्वारा 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वह कार्य है जो मोदी जी ने देश को एक नई दिशा देकर के एक नई विजन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति के बैंक अकाउंट को खोल करके जनधन योजना चलाई थी, कोई सोचता था उस समय कि जनधन अकाउंट से क्या होगा? लेकिन टेक्नोलॉजी कैसे उपयोगी हो सकती है और कैसे हम डीबीटी के माध्यम से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। विगत वर्ष जब कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हुई, उस गरीब कल्याण पैकेज के अंदर आपने इस बात को महसूस किया होगा कि डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खाते में पैसा जा रहा था। डीबीटी के माध्यम से वृद्धजनों के अकाउंट में वृद्धावस्था पेंशन की राशि गई, निराश्रित महिलाओं के खाते में निराश्रित महिला पेंशन की राशि गई, जनधन अकाउंट धारी लोगों के खाते में पैसा गया और किसानों के खाते में भी धनराशि दी गई। ये डीबीटी के माध्यम से गया। बीच में कोई भी कटौती नहीं कर सकता है। जितना पैसा दिल्ली से गया उतना खाते में चला गया, जितना पैसा लखनऊ से गया उतना पैसा लाभार्थी के खाते में, किसान के, मजदूर के, गांव के किसी व्यक्ति के, किसी महिला के खाते में चला गया। कोई इसमें रोक टोक नहीं, कोई कटौती नहीं, कोई दलाली नहीं। ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दी। उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात करके हर एक नागरिक को देश के विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से युवाओं के लिए नवाचार के नए नए द्वार खोले। मेक इन इंडिया के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया। और यही कारण है जब हम
100 वर्षों की इस महामारी को फेस करते हैं, तो उस समय दुनिया के सामने भारत की एक तस्वीर सामने आती है। अगर आप देखेंगे, भारत की आबादी 135 करोड़, और 135 करोड़ की आबादी ने अपने देश में कोरोना के खिलाफ किस प्रकार से जबरदस्त लड़ाई लड़ी। दुनिया के अंदर अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी कोरोना के सामने पस्त हो गया। इंग्लैंड कोरोना के सामने पस्त हो गया। यूरोप के तमाम विकसित देश जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं भारत से बेहतर हैं, वे कोरोना के सामने पस्त हुए। लेकिन भारत ने कोरोना को पस्त करने की जो संकल्प लिया, आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा महोबा के लोगों को। कोरोना के खिलाफ बहुत जोरदार लड़ाई उन्होंने वहां पे लड़ी है। सीतापुर के लोगों ने भी अच्छा योगदान किया है। सीतापुर में आबादी ज्यादा है, फिर भी मजबूती के साथ लड़े, और यही जज्बा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही जज्बा है जो हम लोगों को इस महामारी से लड़ने और पूरे देश के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराने का कार्य भी करता है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा जी ने विगत वर्ष ही देश को, भारतीय जनता पार्टी संगठन को देश के अंदर कोरोना के खिलाफ एक नए संकल्प के साथ उतरने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने तब कहा था कि जब देश संकट में होगा तब हमारे लिए देश सर्वोपरि होगा। हमारे लिए संकट के उस दौर में सर्वोपरि होगा देश, और इसलिए सेवा ही संगठन है। संगठन केवल अपने बूथ संरचना तक सीमित नहीं रहेगा, चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। उस समय हमारे लिए देश के प्रत्येक नागरिक को बचाने का संकल्प महत्वपूर्ण होगा, और इसलिए सेवा ही संगठन है। इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विगत वर्ष मार्च 2020 में जो कमान संभाली थी, करोड़ों लोगों को भोजन का पैकेट उपलब्ध कराना, लाखों लोगों को राशन की किट उपलब्ध करवाना, लाखों लोगों को मास्क उपलब्ध करवाना, तमाम लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाने में योगदान देना, बिछड़े हुए लोगों को मिलवाने की व्यवस्था करवाना, क्वारंटीन सेंटर का संचालन कराना, कम्युनिटी किचन को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना, प्रशासन के साथ सहयोग करके स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग में योगदान देना, ये सभी अनेक प्रकार के कार्यक्रम चले थे, और सफलतापूर्वक चलते हुए करोड़ों लोगों को भोजन देना, राशन किट उपलब्ध करवाना, मास्क उपलब्ध करवाना, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाना। प्रवासी कामगार और श्रमिक जब आ रहे थे, किसी के पैर में चप्पल नहीं थे, तो उनके पैरों को गर्म पानी से धो करके उनके पैरों में चप्पल पहनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा था। यह है जज्बा सेवा का, और इसी सेवा के जज्बे के लिए हमें तैयार होना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का यही विजन है। इस बार भी कोरोना की दूसरी लहर ने देश के सामने एक नई चुनौती प्रस्तुत की, लेकिन आपने देखा होगा कि कैसे जब पूरी टीम काम करती है, सरकार और संगठन मिलकर के काम करते हैं, जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर के आगे बढ़ते हैं, कार्यकर्ताओं के सबकी सहभागिता होती है, तो उस समय उसके परिणाम भी उसी रूप में देखने को मिलते हैं। यही परिणाम है, और यही परिणाम जो हम सबके सामने है, जिसके तहत इस साबित कर दिया गया कि चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे पास मजबूत संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो हम उस चुनौती को मजबूती के साथ सामना करते हुए उसको परास्त कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके बारे में विशेषज्ञ कहते थे कि मई में उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होंगे, प्रतिदिन 1 लाख कोरोना के केस आएंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आप सबका सहयोग, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 1900 केस आए हैं, और महोबा के अंदर तो बहुत कम केस है।
एकदम जीरो की तरफ बहुबा जा रहा है। सीतापुर भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि मई में उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से ज्यादा केस होंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 41,000 एक्टिव केस हैं और देश के अंदर सबसे कम मृत्यु दर, सबसे कम पॉजिटिविटी और सबसे अधिक रिकवरी रेट के साथ उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और इसी अभियान के तहत आज हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार के 7 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्य करने के इस उपलक्ष्य में सेवा व्रत के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी आप सबसे अपील है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही थी पहली लहर में भी और दूसरी लहर के दौरान भी। मन की बात में भी उन्होंने देश की जनता को संबोधित करते हुए बार बार अपील की है कि बीमारी को हल्केपन से नहीं लेना चाहिए। और हम लोग भी संकल्प लें, ये जो बीमारी है, ये जो महामारी है, इस महामारी को हम हल्केपन से न लें। हम इसके उन नियमों का पालन करें जो इससे बचाव हो सकता है। याद रखना, बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है और अगर बीमारी आई गई तो उसका समय से उपचार ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज के दिन पर आवश्यक है एक कि सबसे पहला हम बचाव के उपाय करें। कोरोना से भी बचाव, बरसात आ रहा है, बरसात के समय तमाम प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियां गांवों में, कस्बों में आती हैं। मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है, ये तमाम प्रकार की बीमारी आती हैं, डायरिया है, इस सभी प्रकार की बीमारी आती हैं। इसके लिए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग, अगर हम ये कार्यक्रम निरंतर करते रहेंगे तो बीमारी हमारे नजदीक नहीं पटकेगी। और एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी को अपने पास लेना होगा। हमें इस कार्य के लिए अपने गांवों को बचाना होगा, अपने कस्बों को बचाना होगा। पहला व्रत स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई को पूरा करते हुए लोगों को शुद्ध पेयजल को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना होगा। शुद्ध पेयजल का मतलब, अगर जो जल है, अगर लगता है कहीं से बदबू है, कहीं से प्रदूषण है, अगर हम उसको गर्म करके उसको सेवन करेंगे तो तमाम प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, हम लोगों को कोरोना के उस बिहेवियर को अपनाना पड़ेगा जो हमें 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के लिए प्रेरित करता है। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए 5 प्रकार के लोग जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, 10 वर्ष से छोटी उम्र के हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कमजोर लोग हैं, या फिर बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, ये बाहर निकलने से बचे। अगर और अन्य लोगों को घर के बाहर जाना आवश्यक हो, इसके लिए आवश्यक है वे मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। तीसरा, स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों, कोरोना वॉरियर्स, इन सब का सम्मान करें, उन्हें हर प्रकार का सम्मान दें, क्योंकि वह इस समय सेवा के जिस कार्य के साथ जुड़े वह अभिनंदनीय है। हम सबका दायित्व बनता हम उनका सपोर्ट करें, उनको हर प्रकार से सहयोग दें, ये हमारा दायित्व बनता है और हम उस कार्यक्रम के साथ उनके साथ हर प्रकार का सहयोग करें। गांव गांव में निगरानी समितियां जा रही हैं। निगरानी समिति घर घर सर्वे का काम कर रही है। हमारा दायित्व बनता है कि घर घर
निगरानी समिति के लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें गांव के लोग सहयोग कर सकें, इसके लिए जागरण का एक कार्यक्रम, लोगों को बताएं भाई देखो निगरानी समिति आपके हित में आ रही है, बीमारी छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बीमारी का सही उपचार होगा और ये वही जांच करने के लिए आ रही हैं। लोग टेस्ट से ना भागें, अगर लक्षण है तो दवा लें, सरकार फ्री में दवा दे रही है, वो दवा लेने की आवश्यकता है, लोगों को बताने की आवश्यकता है, टेस्ट कराने से ना भागें। और नंबर 5, हम लोग गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को प्रेरित करें कि जब उसकी बारी आती है वो वैक्सीन जरूर लगाएं। याद रखना ये वैक्सीन हर एक नागरिक को सुरक्षा कवच देने वाला है। कोरोना जैसी महामारी में सुरक्षा कवच का कार्य वैक्सीन करेगा। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार फ्री में यह वैक्सीन दे रही है। 45 से ऊपर आयु के सभी लोगों को केंद्र सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही है और 18 से 44 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। मेरा आप सबसे अपील होगा हम लोगों को इसके प्रति प्रेरित करें कि वैक्सीन जरूर लें। आसन्न संकट बताए जा रहे हैं कुछ कि आने वाले समय में जो तीसरी लहर आएगी, जो थर्ड वेव आएगी, वह कहीं ना कहीं बच्चे उससे प्रभावित हो सकते हैं। हमारा अभी से प्रयास होना चाहिए कि थर्ड वेव ना आने पाए। अगर ये उपाय हम अपनाएंगे तो थर्ड वेव को काफी हद तक हम रोक लेंगे, लेकिन फिर भी आई गई, सरकार उसकी भी तैयारी कर रही है। मेडिकल कॉलेजेस में 100-100 बेड के बच्चों के आईसीयू बन रहे हैं। जिला चिकित्सालय में भी हम लोग 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बना रहे हैं। सीएससी और सीएससी को भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में गांव-गांव में जैसे निगरानी समिति वर्तमान में मेडिसिन किट बांट रही है, ऐसे ही मेडिसिन किट आने वाले समय में छोटे बच्चों के उपचार के लिए भी गांव-गांव में वितरण करने की एक योजना है। यह एक कार्यक्रम हम जरूर लें। दूसरा, हमने प्रदेश के अंदर कोरोना कर्फ्यू लागू किया था। ये कोरोना कर्फ्यू जिसमें औद्योगिक गतिविधियां चल रही थी, खेतीबाड़ी के काम चल रहे थे, सब्जी मंडी, फल मंडी संचालित हो रही थी, चिकित्सालय चल रहे थे, आवश्यक और इमरजेंसी सेवाएं सभी प्रकार की चल रही थी। परिवहन निगम की बस प्रदेश के अंदर चल रही थी, ट्रेन देश के अंदर चल रही थी, वायु सेवा देश के अंदर चल रही थी। इसमें हमने कोरोना कर्फ्यू लागू किया, भीड़ भाड़ होने से बचाना, उसकी एक गाइडलाइन जारी की गई थी। हमारा प्रयास यही होना चाहिए। हमारे लिए व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है और उसकी जीविका भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों में संतुलन बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और जीवन और जीविका को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास में सरकार ने आज कुछ और निर्णय किए हैं। खासतौर पर जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले एक सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शेष 55 जनपदों में हम लोगों ने आज कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से लेके सायंकाल 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ किन किन जगहों को खोलने की अनुमति है, ये आज आदेश जारी हो चुका है। हम लोग इसका पालन करवाएं। हम सभी लोग इसका पालन करेंगे तो फिर कोरोना के संक्रमण की चेन को समय समय पर ब्रेक करने में, उसको तोड़ने में हमें मदद मिलेगी और कोरोना महामारी से होने वाले व्यापक जनधन की हानि को रोकने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं आज के इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और से जुड़े हुए हमारे जिलाध्यक्षगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, बूथ अध्यक्षगण, कार्यक्रम के संयोजकगण और लखनऊ में यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, कामेश्वर जी, इन सबको
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 7 वर्ष के सफलतम कार्यकाल में, जिसने देश को एक नई दिशा दी, देश के 135 करोड़ नागरिकों के जीवन में एक नया आशा की किरण जगाई है, एक नया उत्साह, एक नए उमंग के साथ देश आज आगे बढ़ रहा है। एक भारत, नए भारत के निर्माण के लिए संकल्पित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। आप सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी कार्यकाल के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और एक लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व इस देश को प्राप्त हो और भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके, इस कामना के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।